नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के होनहार छात्रों के लिए सुनहरा मौका, मेघा छात्रवृत्ति योजना शुरू। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग जैक ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें वित्तीय बाधाओं को करने और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिल सके। आपको बता दूं कि जैक सीएम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को 2022, 2023 या 2024 की छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह छात्रवृत्ति केवल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। बता दें कि नवीनीकरण के लिए छात्रों को अपनी अंतिम परीक्षाओं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। ध्यान दें कि सरकारी प्रायोजित आवास और भोजन प्राप्त करने वाले आवासीय विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि केवल 50% ही मिलेगी। बता दूं कि आवेदकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए परीक्षा तिथि, रोल नंबर, व्यक्तिगत विवरण, जाति, स्कूल विवरण, नाम, पता, UDISE कोड और बैंक विवरण, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, IFSC कोड सहित विस्तृत जानकारी जमा करनी होगी। वहीं आपको बता दूं कि चयनित छात्रों को इसमें 12,000 तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति राशि सीधे पूर्व पंजीकृत बैंक खाते में जमा की जाएगी। झारखंड में 2416 पदों पर होगी नियुक्ति, जेपीएससी को भेजी गई वैकेंसी की सूचना। जी हां, राज्य के विभिन्न कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में पूर्व से अंगीभूत कॉलेजों में कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को वेटेज दिया जाएगा। यह वेटेज उनकी सेवा अवधि के आधार पर दिया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। आपको बता दूं, उन्होंने होने वाली स्थानीय नियुक्ति में अनुबंध पर कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी घोषणा की है। आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अंगीभूत कॉलेजों में 8 वर्षों से कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को स्थानीयकरण की मांग अपने अल्पसूची प्रश्न के माध्यम से उठाई। और वहीं अब प्रदीप यादव ने यह भी कहा है कि नियुक्ति की अधिसूचना जेपीसी को भेजी जा चुकी है। ऐसे में बाद में वेटेज और आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया जाएगा तो मामला कोर्ट में जा सकता है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जेपीसी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही नियमावली में इसका प्रावधान कर लिया जाएगा। गैंगस्टर अमन साहू पुलिस के एनकाउंटर में ढेर, रायपुर से रांची लाने के दौरान पलामू में मारा गया। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार पलामू जिले के चैनपुर के अंधारी ढोडा के पास झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू को गोली मारी गई। अमन साहू पिछले 3 महीने से रायपुर के जेल में बंद था। बता दें कि रांची के बरियातू में कोयला कारोबारी पर हुए हमले और हजारीबाग में NTPC DGM के मर्डर के मामले में पूछताछ करने अमन साहू को रांची लाया जा रहा था। बता दो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रायपुर से रांची के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने उसे जब रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। आपको बता दूं, पुलिस की टीम ने जवाबी फायरिंग की जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी। घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। वही जानकारी के अनुसार अमन साहू गिरोह के सदस्यों ने चैनपुर और रामगढ़ थाना के बीच अंधेरी ढोडा में पुलिस वाहन पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद अमन साहू पुलिस जवान का हथियार छीनकर भागने लगा, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। भागने के दौरान पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। होली 14 मार्च को या फिर 15 को इस राज्य में पंडितों ने लगाए नोटिस, स्कूल भी रहेंगे 4 दिन बंद। जी हां, इस साल फागुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:35 से 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदय तिथि गणना के फागुन पूर्णिमा व्रत 13 मार्च को और पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, दान पुण्य 14 मार्च को किया जाएगा। इसलिए होली पर्व 14 मार्च को ही मनाया जाएगा। बता दूं कि लेकिन शास्त्र के अनुसार पंडितों का मानना है कि होली 15 मार्च को रखी गई है। रांची में कई मंदिरों में इसे लेकर नोटिस बोर्ड पर बकायदा सूचना भी दी गई है। आपको बता दें कि होली की छुट्टी को लेकर झारखंड में लगातार 4 दिनों की सरकारी छुट्टी है। कार्मिक विभाग ने 2 दिन 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी रखी है, लेकिन 15 को शनिवार और 16 को रविवार पड़ रहा है। और वहीं शनिवार और रविवार को वैसे भी सचिवालय कर्मियों की छुट्टी रहती है। इस तरह से राज्य के सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारी लगातार 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। झारखंड के छात्रों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, फ्री में कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी।
जी हां, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्थान खोलेगी। यहां विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहां रहने की व्यवस्था भी होगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब वितरण किया है। वहीं आपको बता दूं कि चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,89,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार करने के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया है। रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल बंद करवाया गया। हमारी सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा को पढ़ाने के लिए विदेश भेज रही है। सरकार गोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी, जहां 10 विद्यार्थियों पर क्षेत्र और जनजाति भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने खेली होली। जी हां, झारखंड विधानसभा में मंगलवार 11 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दूं कि सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर होली खेली। रंग बिरंग के साथ साथ फूलों की भी होली खेली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू की तरफ फूलों की पंखुड़ियां बिखोरी तो वह शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। बता दूं कि 6वीं झारखंड विधानसभा के द्वितीय बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद झारखंड विधानसभा के परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी सरकार के मंत्री के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश की, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पवित्र त्योहार की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सोरेन करेंगे जिले के डीसी, एसपी के साथ समीक्षा बैठक। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था की बुधवार 12 मार्च आने के आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन जिले के डीसी व एसपी के साथ प्रोजेक्ट 1 में समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधि व्यवस्था पर समीक्षा के अलावा भी राज्य में नक्सल, संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधि व्यवस्था, वारंट तामील, लंबित मामलों की स्थिति, सर्टिफिकेट केस की स्थिति, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हजारों महिलाएं बाहर, सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला। जी हां, चतरा जिला में साधन एवं संपन्न नौकरी पैसा परिवारों की युवतियों व महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से बाहर किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिले के 52,293 लाभुक का नाम सूची से हटा दिया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड से ऊपर के परिवार की महिला सदस्यों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दूं कि यही कारण है कि एक झटके में चतरा में 52,293 लाभुक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लाभुक की छटनी स्टेट से की गई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि की प्रक्रिया सतत होती रहेगी ताकि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मापदंड के अंतर्गत आने वाली महिलाएं एवं युवतियों को मिल सके। और वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में और साधन संपन्न परिवारों के लाभुक का नाम घटेगा। ग्राउंड स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना मद का लाभ के लिए गाइडलाइन निर्धारित किया है। कॉमर्शियल इरादे से उपयोग होने वाली जमीनों पर लगेगा टैक्स। जी हां, झारखंड राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही जमीनों पर वाणिज्य कर लगाने पर विचार कर रही है। दीपक बिरुवा ने आगे कहा कि सरकार जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को एक विषय के रूप में शामिल करने की योजना बना रही है। वहीं दीपक बिरुवा के पास ट्रांसपोर्टर विभाग भी है। बता दूं कि सदन में अपने विभाग के अनुदान मांगों पर बहस के दौरान बोलते हुए दीपक बिरुवा ने कहा कि कई जमीनों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है और सरकार निकट भविष्य में ऐसी संपत्तियों पर वाणिज्य कर लगाने पर विचार कर रही है। इस स्थिति का मूल्यांकन करने और तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया गया है। अमन साव के एनकाउंटर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने उठाया सवाल। बोले, अगर पूछताछ होती तो बड़ा खुलासा हो सकता था। जी हां, कुख्यात गैंगस्टर अमन साव का एनकाउंटर हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता इस फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि जेल से सब कुछ संचालित हो रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? आप अमन साव को सुरक्षित करके ला रहे थे, कस्टडी में ला रहे थे, तो फिर एनकाउंटर की बात कहां से आ गई?
एनकाउंटर किया तो कोई राज खुलने वाला था, इसलिए इस तरह से एनकाउंटर हुआ है। सीबीआई से मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अमन साहब को सुरक्षा में ला रहे थे, आप उसे पकड़ने नहीं गए थे। जब कोई क्राइम करके दौड़ के जाता है और तब उसको मारा जाता है तो उसे एनकाउंटर कर सकते हैं। जब सारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था तब एनकाउंटर हुआ तो यह जांच का विषय है। हो सके उससे बहुत कुछ बात निकल सकता था, उसके आप कुछ जानने के लिए ही ला रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अमन साहब के एनकाउंटर को बीजेपी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस द्वारा एक कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर प्रदेश में आपराधिक साम्राज्य चलाने वाले के लिए कड़ा संदेश है। जो कानून को चुनौती देगा उसका यही असर होगा। जनता की सुरक्षा और शांति के लिए ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। पुलिस प्रशासन को इसी दृढ़ता से अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। केस में फंसाने की धमकी देकर 10,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे एएसआई अजय प्रसाद, एसीबी ने किया गिरफ्तार। जी हां, केस में फंसाने की धमकी देकर एक युवक से 10,000 रुपये रिश्वत लेने वाले एएसआई को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने मंगलवार 11 मार्च 2025 को यह कार्रवाई की है। अजय प्रसाद बोकारो जिले के बेरमो कोयलांचल अंतर्गत गांधीनगर थाना में पदस्थापित है। उन्हें मंगलवार की शाम को गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम एएसआई अजय प्रसाद को अपने साथ धनबाद ले गई है। आपको बता दूं कि जरीडी बाजार के ऊपर बाजार में रहने वाले अनुराग गुप्ता एएसआई के शांडे बाजार स्थित आवास में पैसे देने गई थी। इस दौरान बाहर में एसीबी की टीम निगरानी कर रही थी। जैसे ही अनुराग गुप्ता ने अजय प्रसाद को पैसे दिए, एसीबी की टीम ने पुलिस वाले को धर दबोचा। पूछताछ करने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी की गई और एसीबी की टीम उन्हें धनबाद ले गई है। गांधीनगर थाना में पहली बार एसीबी के छापे की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। अमन साहू एनकाउंटर पर पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद साहू ने डीजीपी को दी बधाई। जी हां, प्रदेश के पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने अमन साहू एनकाउंटर पर खुशी जाहिर करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता को बधाई दी है। इस घटनाक्रम पर बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि डीजीपी एक्शन मोड में आगे है, लेकिन एक अपराधी का एनकाउंटर करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके पूरे गिरोह को धराशायी करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। इस दौरान पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने हजारीबाग जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेल से ही विकास तिवारी जेल प्रबंधन को 10-10 लाख रुपए देकर अंदर से गिरोह का संचालन कर रहा है। इस बात की जानकारी जेल प्रशासन को भी है। गिरोह के एक्टिव होने से हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा के रहने वाले लोग भय में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास तिवारी फोन का उपयोग जेल के अंदर से करता है और वह व्यापारियों से रंगदारी वसूल रहा है। पूर्व मंत्री ने डीजीपी से विकास तिवारी पर भी नकेल कसने की अपील की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का आरोप है कि विकास तिवारी जेल से ही फोन करके अपना पूरा अवैध कारोबार चला रहे हैं। इसे लेकर कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन सरकार और जेल प्रबंधन ने मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व मंत्री ने विकास तिवारी पर अवैध कारोबार करने और समाज के लिए कैंसर बताया है, जिसके साम्राज्य का खात्मा होना जरूरी है। और वहीं पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या की निंदा की है। जी हां, आदित्यपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी रविराम उर्फ छोटू राम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी छोटू राम जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से अपराध की योजना बना रहे हैं। एसपी मुकेश कुमार लुनायक ने मंगलवार को बताया कि आरोपी धीराजगंज इलाके में वारदात की तैयारी कर रहे थे। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने गोलू गुप्ता, छोटू राम, सुमित गोप, अंगद परमानिक, रोहित महतो, सूरज महतो, अनीश कुमार शर्मा और राजू कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा 1 स्कॉर्पियो, 1 बुलेट बाइक और 7 मोबाइल फोन भी जब्त की गई है। धनबाद में शराब की कीमत पर अवैध वसूली जारी। एमआरपी से 10 से 40 रुपए तक ज्यादा ले रहे हैं दुकानदार। जी हां, धनबाद में शराब दुकानों पर अवैध वसूली का खेल जारी है। दुकानदार एमआरपी से 10 से 40 रुपए तक ज्यादा वसूल रहे हैं। यह स्थिति शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक की है। बता दूं, रंगाटाड़, जोड़ा फाटक और चौरागोड़ा क्षेत्र की शराब दुकानों में यह अवैध वसूली रोज की बात हो गई है। ग्राहक एमआरपी पर शराब मांगे तो उसे बिना शराब को लौटना पड़ता है। वहीं दुकानदारों का दावा है कि अतिरिक्त राशि ऊपर तक जाती है। यह स्थिति तब है जब दुकानें सरकारी व्यवस्था के अधीन है। निजी दुकानें के समय में इतनी अधिक वसूली भी नहीं होती थी। विभागीय अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है, वहां कोई निगरानी नहीं है। सभी ब्रांड की शराब पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। यह अवैध धंधा पिछले कई सालों से चल रहा है और इस पर ना तो सरकार कार्रवाई कर रही है और ना ही प्रशासन कार्रवाई कर रही है।